हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 11वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 का 12वां अध्याय, जिसमें सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित एक कविता दी गई है। कविता का नाम है संध्या के बाद। तो बच्चों, इस कविता को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में कविता की कुछ पंक्तियों का व्याख्या आपको बताया गया है। आज हम दूसरा भाग आरंभ कर रहे हैं। यदि आप लोगों ने इस कविता पर बने हुए पहले भाग को नहीं देखा तो उसे आप देख सकते हैं। लिंक आपको आई बटन में दे दिया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम कविता को पढ़ना आरंभ करते हैं, उसके भाव को समझते हैं। जारों की सूनी द्वाभा से झूल रही निसी छाया गहरी, डूब रहे निष्प्रभ विषाद में खेत बाग गृह तरु तट लहरी। विरहा गाते गारी वाले भोंक भोंक कर लड़ते कूकर, हुआ हुआ करते सियार, देते विषन्न निसी बेला को स्वर। तो सबसे पहले बच्चों, जो कठिन शब्द है उसके अर्थ आप जान लीजिए, ताकि कविता की पंक्तियों को समझने में आपको कठिनाई ना हो। यहाँ देखिए, यहाँ एक शब्द है सूनी। सूनी, सूनी का मतलब क्या होता है? तो रात का समय है और ये भी जारों का, जारों मतलब ठंड है ना। तो सूनी यहाँ पे सुनसान से हो जाएगा। सूनी शब्द का क्या अर्थ होगा? सुनसान। ठंड की जो रात होती है वो कैसी होती है? जैसे ही अंधेरा होता है सभी अपने अपने घरों में घुस जाते हैं, तो कैसा लगता है? एकदम सुनसान सा रास्ता कैसा हो जाता है? सुनसान। तो जारों की सूनी द्वाभा से, अब यहाँ द्वाभा, द्वाभा मतलब क्या होता है? कौन बता सकता है? द्वाभा, द्वाभा कहते हैं रोशनी को। किसको कहते हैं? रोशनी, प्रकाश, है ना। द्वाभा का पर्यायवाची है ये सब। निसी, निसी कहते हैं रात को। निसी किसको कहते हैं? रात को। रात, निशा भी रात को कहते हैं। विषाद, देखिए यहाँ है ना विषाद। विषाद शब्द का अर्थ होता है बच्चों दुख। विषाद शब्द का क्या अर्थ होता है? दुख। उसके बाद तो आप जानते ही हैं, खेत बाग, गृह मतलब घर होता है, तरु मतलब पेड़ होता है, तट किनारा, लहरी, लहरी, लहरी शब्द का अर्थ होता है लहरें। विरहा, विरहा मतलब होता है विरह गीत। क्या होता है बच्चों? विरह गीत। विरह गीत कहने का अर्थ होता है किसी की याद में गाया गया गीत। कूकर, कूकर किसको कहते हैं? कूकर कहते हैं कुत्ते को। किसको कहते हैं? कुत्ते को, जो रात में भूखते हैं। सियार तो जानते हैं आप, सियार गीदड़ को कहते हैं। और विषण्य, देखिए विषण्य है ना, विषण्य मतलब होता है भयानक। भयानक, विषण्य मतलब क्या होता है? भयानक। अब चलिए इसका आपको अर्थ समझा दें। कवि कह रहे हैं कि सर्दियों की सुनसान अंधेरे में रात जैसे झूला झूल रही है। क्या कर रही है बच्चों? झूला झूल रही है। और इस सुनसान रात में खेत खलिहान, बाग, तट, तरु, लहरी, ये सब क्या कर रहे हैं? गहरे दुख में डूबे हुए हैं। और कवि कहते हैं कि सुनसान रात में अपनी मंजिल की ओर जाते हुए गाड़ी वाले विरहा गा रहे हैं, यानी विरह की गीत गा रहे हैं। अपने प्रियतम को याद करते हुए वे गाते हुए जा रहे हैं। और कुत्ते क्या कर रहे हैं? भूख रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। और सियार हुआ हुआ की आवाज़ निकाल करके रात को और भयानक बना रहा है। माले की मरई से उठ नभ के नीचे नभ सी धुमाली, मंद पवन से तिरती नीली रेशम की सी हल्की जाली। बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी, मौन मंद आभा में हिम की ऊँघ रही लंबी अंधियारी। मरई मतलब क्या होता है बच्चों? मरई किसको कहते हैं? मरई कहते हैं झोंपड़ी को। गांव में देखे हो ना, बहुत सारे झोंपड़ी बने होते हैं जो फूस के बने होते हैं, है ना, जो जिसमें छोटे छोटे लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है, घासों का प्रयोग किया जाता है। तो उसका प्रयोग करके जो झोंपड़ी बनाते हैं उसको मरई कहते हैं।
और नभ मतलब तो आपको पता ही है, नभ कहते हैं आकाश को। नभ किसको कहते हैं बच्चों? आकाश को कहते हैं। धुमाली, धुमाली मतलब होता है धुआं जैसी। किसके जैसी बच्चों? धुआं जैसी। गांव में देखते हैं लोग जलावन पे खाना बनाते हैं तो वहाँ चारों तरफ धुआं ही धुआं नज़र आता है। तो धुमाली यानी कि धुआं जैसी। मंद, धीरे धीरे। मंद मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। पवन तो आप जानते ही हैं, पवन कहते हैं हवा को। हिम, हिम का मतलब क्या होता है? हिम मतलब होता है बच्चों बर्फ। क्या होता है? बर्फ। बर्फ को क्या बोलते हैं? हिम बोलते हैं। आभा, आभा शब्द का भी प्रयोग किया गया है। आभा का अर्थ होता है रोशनी। क्या होता है? रोशनी, प्रकाश। अब यहाँ देखिए बच्चों, सूर्य निकलने में अभी समय है, रात अभी बाकी है। ऐसे वातावरण में आसमान में छाई धुंध का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि धुंध ऐसे लगती है जैसे माली की झोंपड़ी में से निकलकर धुआं आसमान के नीचे आसमान की भांति छा गया है। जैसे आसमान में देखते हैं कैसे बादल छाए रहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे धुआं जो है वो मरई यानी माली के झोंपड़ी से निकल के चारों तरफ आसमान ही बना दिया है। यहाँ देखिएगा उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है बच्चों। यहाँ देखिए नभ के नीचे नभ सी धुमाली, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है, इसको ध्यान रखिएगा। और हवा जो है वो मंद मंद बह रही है। हवा कैसे बह रही है? मंद मंद। और यह मंद मंद बहती हल्की धुंध रेशमी की जाली के समान प्रतीत हो रही है। सुबह होने वाली है और कस्बे के व्यापारी लोग इसी धुंधलके में ही बत्ती आदि जलाकर अपनी दुकानों पर आकर बैठ गए हैं और कहते हैं कि इस सर्दी में ऐसा लगता है जैसे सुनसान और हल्की रोशनी में धुंध और अंधेरा क्या हो रहा है? ऊँघ रहा है, उन्हें जैसे नींद सी आ रही है। धुआं अधिक देती है टिनकी ढबरी, कम करती उजियाला, मन में कढ़ अवसाद श्रांति, आँखों के आगे बुनती जाला। छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोथे सपने, दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते घिर सुख दुख अपने। देखिए ढिबरी मतलब क्या होता है? ढिबरी देखा है आप लोगों ने? आप लोग गांव में रहे हैं तो लोग क्या करते थे, एक छोटा सा ढिबरी में तेल डाल करके दिया जलाते थे। तो इस तरीके का ढिबरी होता था जिसमें वो तेल डाल देते थे और दिया जलता था। तो ढिबरी कहते हैं छोटे से दिया को। अवसाद मतलब बच्चों पीड़ा होता है, दुख होता है। क्या होता है? दुख कह सकते हैं, पीड़ा कह सकते हैं। उसके बाद थोथे, थोथे मतलब होता है झूठ। क्या होता है? झूठ। अब इन पंक्तियों को समझिए, पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए, सुबह होने से पहले ही कस्बे के व्यापारी क्या करते हैं, अपने दुकानों में टिन की डिबरी यानी छोटा सा दिया जलाकर अपना कारोबार शुरू कर देते हैं। और यह दिया धुआं अधिक देता है बच्चों, क्योंकि इसमें केरोसिन होता है और रोशनी कम देता है। उसी प्रकार मन में अंतर्द्वंद के कारण अपने जीवन में दुख और पीड़ा का धुआं उनकी आँखों में भर जाता है। किन की आँखों में? व्यापारी की आँखों में। इस छोटी बस्ती जिसमें 2-4 ही घर हैं, ये व्यापारी लेन देन को लेकर के झूठे सपने बुनने लगते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं वो? ताकि इस बस्ती के लोगों को फंसा करके वो अमीर बन जाए। अमीर बनने का सपना देखते हैं ये व्यापारी, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। परंतु इस दिए की रोशनी में सुख दुख सदा इनके जीवन में मंडराते रहते हैं। जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है। कंप कंप उठते लौ के संग कातर उर क्रंदन, मुख निराशा छिन ज्योति से चुप के ज्यों, गोपन मन को दे दी हो भाषा,
लीन हो गई छन में वस्ती, मिट्टी खरपे के घर आंगन, भूल गए लाला अपनी सुधि, भूल गया सब ब्याज मूलधन। तो बच्चों कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहले लौ। लौ शब्द का अर्थ होता है बच्चों लपट, है ना, या कह सकते हैं ज्योतिपुंज, जिससे प्रकाश निकलता है। उर। उर मतलब होता है हृदय। उर मतलब क्या होता है? हृदय। ये जितने भी आपको शब्दार्थ लिखाए जा रहे हैं तो उनको ध्यान जरूर कीजिएगा। मूक। मूक मतलब जो चुपचाप रहता है, जो मौन रहता है, उसको कहते हैं मूक रहना। गोपन, देखिए गोपन मन। गोपन मतलब होता है चुप। और लाला कहते हैं किसको? बनिया को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों? बनिया को। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि व्यापारी जो है वह कहीं ना कहीं दुखी है और उनकी जो पीड़ा है, उनका जो दुख है, वो दिए की कंपित लौ की भांति कांप रही है। तो दिया जब जलता है तो आप देखेंगे कि उससे जो रोशनी निकलती है, उससे जो लौ निकलता है, वो कांपता रहता है। तो कह रहे हैं कि दिए की लौ की भांति क्या हो रही है? कंपित हो रही है, कांप रही है। अब सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे संपूर्ण बस्ती को प्रकाशित कर रहा है। ग्रामीण घर और आंगन सब कुछ अब दिखाई देने लगा है। सुबह के धुंधलके में अपनी दुकान में बैठे जो लाला ब्याज और मूलधन के चक्कर में पड़ गए थे, परंतु दिन निकलने के बाद वह पुनः अपने कारोबार में खो गए हैं और अपनी सामान्य दिनचर्या में लिप्त हो गए हैं। सकुची सी परचून किराने की ढेरी लग रही है तुच्छतर, इस नीरव प्रदोष में आकुल उमड़ रहा अंतर जग बाहर। अनुभव करता लाला का मन छोटी बस्ती का सस्तापन, जाग उठा उसमें मानव और असफल जीवन का उत्पीड़न। सकुची शब्द का अर्थ होता है छोटी सी। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है तुच्छतर। तुच्छतर यानी थोड़ी सी या कम। तुच्छतर मतलब होता है थोड़ी सी या कम। नीरव। नीरव। नीरव मतलब क्या होता है? नीरव यानी चुपचाप। नीरव शब्द का अर्थ होता है चुपचाप। अंतर। अंतर यहाँ कहा गया है मन को। अंतर मतलब यहाँ पर मन या हृदय कह सकते हैं। उसके बाद उत्पीड़न। यहाँ देखिए एक शब्द है उत्पीड़न। उत्पीड़न मतलब होता है दुख या पीड़ा। दुख या पीड़ा। ठीक है, चलिए अब इसका अर्थ आपको समझा दें। कवि जो है वह इस पंक्ति में कहते हैं, लाला की छोटी सी परचून की दुकान पर थोड़ा सा सामान है। यहाँ है ना परचून किराने की ढेरी, तो उसके पास एक परचून का दुकान है जिसमें थोड़ा सा सामान है और वह थोड़ा सा सामान बनिया की आर्थिक व्यवस्था को बतलाता है। किसको दिखाता है? उसके तुच्छतर को, उसके आर्थिक स्थिति को दिखाता है, उसकी व्यवस्था को दिखाता है। उसका यह आर्थिक दशा उसके हृदय की पीड़ा को क्या करती है? अभिव्यक्त, यानी हृदय की पीड़ा को दर्शाती है। अपनी छोटी और सस्ती दुकान के कारण लाला का छोटापन दिखाई पड़ रहा है और इसी छोटे और सस्ते व्यापार के कारण उसका मन क्या है? दुखी है। जब वो अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सोचता है तो उसके असफल जीवन की पीड़ा संसार के सामने अभिव्यक्त हो जाती है। अभिव्यक्त होना यानी प्रकट होना, यानी उसका जो दुख है, उसका जो पीड़ा है, वह लोगों को दिखने लगता है। दैन्य दुख अपमान ग्लानि, चिरक्षुदित पिपासा मृत अभिलाषा, बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। जर अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर, बात बात पर झूठ बोलता कौड़ी की स्पर्धा में मरमर। अब यहाँ देखिए बच्चों, दैन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। दैन्य का अर्थ होता है दयनीय। जब किसी की स्थिति बहुत खराब होती है तो उसके लिए दैन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है।
तो यहाँ बनिया का जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है, इस वजह से यहाँ पर दैन्य का प्रयोग किया गया है, यानी उसकी स्थिति जो है वो दयनीय है। उसके बाद है क्षुधित। क्षुधित यानी भूख। देखिए, क्षुधित शब्द का अर्थ होता है भूख। पिपासा, देखिए एक और शब्द है पिपासा। यहाँ पिपासा शब्द का अर्थ है प्यासा। देखिए यहाँ लिख दे रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। पिपासा शब्द का अर्थ है प्यासा। मृत यानी मरी हुई। उसकी जो अभिलाषा है, अभिलाषा मतलब होता है इच्छा, उसकी जो इच्छा है वो कैसी है, मरी हुई है। आय, एक शब्द है आय। आय मतलब आप लोग समझते ही होंगे, आमदनी, धन। उसके बाद क्लांति। देखिए क्लांति, क्लांति का अर्थ होता है अंधकार में। क्लांति का अर्थ क्या होता है बच्चों, अंधकार में। उसे लगता है कि उसका जीवन जो है वो अंधकार में हो गया है, यानी जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा वह सोच रहा है। सदृश्य, सदृश्य का अर्थ होता है समान। क्या होता है, समान। और स्पर्धा, स्पर्धा तो आप जानते ही हैं, जब हम किसी से मुकाबला करते हैं तो उसे स्पर्धा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर व्यापारी वर्ग की दयनीय आर्थिक स्थिति का वर्णन कवि करते हैं और कहते हैं कि वह अपनी छोटी एवं संकुचित दुकान को देख करके स्वयं को कैसा समझता है, बहुत ही दयनीय, बहुत ही दुखी और अपमानित अनुभव करता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके पास तो कुछ है ही नहीं और उसकी जो आय है वो भी कम है। उसकी भूख और प्यास, ये सभी इन सारी चीज़ों को देख करके खत्म सी हो जाती हैं। उसकी जीवन की सभी आकांक्षाएं, जो उसकी इच्छा है, वो सभी मर जाती हैं। और बच्चों, बिना किसी आय के उसका अंधकार में जीवन उसकी दयनीय आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। वह जीवन भर अपनी दुकान की गद्दी पर बैठा हुआ ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी निर्जीव और बेकार अनाज का ढेर हो, यानी एक ऐसा अनाज जिसकी ज़रूरत किसी को नहीं होती। वह थोड़ी सी आय के लिए बात बात पर झूठ बोलता है तथा अपने ही वर्ग के साथ क्या करता है, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा मतलब आपको बताया ना, मुकाबला। चलिए अब कविता की अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। फिर भी क्या कुटुंब पलता है, रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन। बना पा रहा वह पक्का घर, मन में सुख है जुटता है धन। खिसक गई कंधों से कधरी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन। सोच रहा बस्ती का बनिया, घोर विवस्ता का निज कारण। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कवि, तो देखें कुटुंब, कठिन शब्द के अर्थ जान लेते हैं सबसे पहले। तो कुटुंब मतलब क्या होता है, कुटुंब किसे कहते हैं। कुटुंब यहाँ पर परिवार को कहा गया है। किसको कहा गया है बच्चों, परिवार। परिवार में तो जो भी लोग उसके साथ रह रहे हैं बनिया के साथ, वो सभी क्या है, कुटुंब है। उसके बाद सुघर, सुघर का अर्थ क्या होता है, सुंदर घर। देखिए सुंदर घर को क्या कहा गया है, सुघर कहा गया है। परिजन, परिवार के सदस्य। कथरी, एक और शब्द है यहाँ पर कथरी। कथरी का अर्थ होता है बच्चों चिथरे। तो कथरी यहाँ पर किसे कहा गया है, चिथरे को, यानी कई छोटे छोटे वस्त्रों के टुकड़े को जोड़ करके बनाया गया एक वस्त्र। तो यहाँ कवि कहते हैं कि लाला क्या करता है, जीवन भर झूठ बोलता है, दूसरों का शोषण करता है, परंतु इस झूठ बोलने तथा दूसरों का शोषण करने के बाद भी क्या वह अपने परिवार का पालन पोषण ठीक ढंग से कर पा रहा है। तो बच्चों, कोई भी व्यक्ति झूठ बोलकर या दूसरों का शोषण करके वह अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो कभी यहाँ यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा करके कोई भी व्यक्ति अपना परिवार, अपने जीवन को अच्छे तरीके से चला सकता है। इसीलिए कहते हैं कि सारा जीवन गद्दी पर बैठे बैठे अब उसके कंधे कमज़ोर पड़ गए और उसका शरीर चिथरे जोड़कर बचाए गए पतले कमज़ोर वस्त्र के कारण ठंड से ठिठुर रहा है। इस ठंड में अपनी दुकान पर बैठा व्यापारी
अपने जीवन की इसी मजबूरी के कारणों की तलाश कर रहा है कि आखिर उसके जीवन में इतनी मजबूरियां क्यों हैं। अर्थात इस दयनीय आर्थिक तंगी में वह स्वयं दोषी होने के कारणों पर क्या कर रहा है, विचार कर रहा है। अगर वह किसी को झूठ नहीं बोलता, किसी का शोषण नहीं करता, तो वह जितना कमाता उसी में सुखी रहता। चलिए कविता की अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। शहरी बनियों सा वह भी उठ, क्यों बन जाता नहीं महाजन। रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन। यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन। कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। अब यहाँ देखिए कठिन शब्द है बच्चों, महाजन। महाजन किससे कहते हैं, ब्याज पर ऋण देने वाले को। देखिए यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। महाजन कहते हैं जो ब्याज पर किसी को ऋण देता है, उसे कहते हैं महाजन। अगला शब्द है सकल। सकल मतलब होता है संपूर्ण। सकल मतलब संपूर्ण। आय व्यय तो आप जानते ही हैं, आमदनी और खर्च को कहते हैं आय व्यय। वितरण, वितरण कहते हैं लेन देन को, बंटवारे को। अब देखिए यहाँ कवि जो हैं वह कहते हैं ग्रामीण व्यापारी वर्ग दूसरों के साथ बेईमानी करने के बाद भी अपनी आर्थिक दशा को सुदृढ़ नहीं कर पा रहे। यानी वह क्या करते हैं, जीवन भर दूसरों को ठगते हैं और उससे लगता है कि वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार लेंगे, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी वह अपनी आर्थिक स्थिति को नहीं सुधार पाते और वह सोचते हैं कि काश वह भी शहरी बनियों की तरह होते, महाजन। तो यहाँ कवि का जो प्रश्न है वह है कि वे कौन हैं तथा वे कौन से कारण हैं कि वह अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे। कवि का यह मानना है ग्रामीण परिवेश में रहने वाले व्यापारी वर्ग की दशा को सुदृढ़ करने के लिए सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करने चाहिए। उनका मानना है कि देश के संपूर्ण आय का बंटवारा व्यक्ति के कर्म और गुण के आधार पर होना चाहिए, जिस वजह से वह व्यापारी बेईमानी नहीं करेंगे और अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी पाएंगे। घुसे घरौंदों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन, क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन। मिलकर जन निर्माण करे जग, मिलकर भोग करे जीवन का। जन विमुक्त हो जन शोषण से, हो समाज अधिकारी धन का। घरौंदा, घरौंदा का क्या मतलब होता है, क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं। घरौंदा कहते हैं घरों को। किसको कहते हैं बच्चों, घरों को कहते हैं घरौंदा। और यहाँ एक और शब्द है विमुक्त। विमुक्त मतलब होता है स्वतंत्र। यहाँ समझिए बच्चों, कवि कहते हैं कि ग्रामीण परिवेश में लगभग सभी परिवार अपने अपने मिट्टी के घरों में अलग अलग विचारधारा के साथ जीवन जी रहे हैं। साथ ही कहते हैं कि उन्हें आपस में मिलजुल कर सामाजिक जीवन जीना चाहिए और सामाजिक सद्भावना के साथ समाज का निर्माण करना चाहिए, तभी वे सुंदर और सरल जीवन का आनंद उठा सकते हैं और अपने समाज को शोषण मुक्त बनाएं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति धन्य धान्य से परिपूर्ण हो, यानी सभी फले फूले, सभी खुशी से आनंद के साथ एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। दरिद्रता पापों की जननी, मिटे जनों के पाप ताप भय। सुंदर हो अधिवास वसंतन, पशु पर फिर मानव की हो जय। व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख क्लेश की। जन का श्रम जन में बट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की। टूट गया वह स्वप्न वनिक का, आई जब बुढ़िया बेचारी। आध पाँव आटा लेने लो, लाला ने फिर डंडी मारी। चीख उठा घुघू डालों में, लोगों ने पट दिए द्वार पर। निगल रहा बस्ती को धीरे, गाढ़ अलस निद्रा का अजगर। दरिद्रता, दरिद्रता शब्द का अर्थ होता है बच्चों गरीबी। दरिद्रता शब्द का अर्थ है गरीबी। जननी कहते हैं माँ को, जो जन्म देती है उसे हम जननी कहते हैं।
ताप दुख होता है, पाप जो बुरे कर्म होते हैं, भय डर को कहते हैं। अधिवास, अधिवास मतलब होता है घर। वशन, वशन मतलब होता है बच्चों वस्त्र। वशन मतलब क्या होता है? वस्त्र। परिपाटी, परिपाटी कहते हैं व्यवस्था को। परिपाटी किसे कहते हैं? व्यवस्था को कहते हैं। क्लेश, क्लेश मतलब लड़ाई झगड़ा होता है। श्रम, मेहनत, श्रम करना यानी मेहनत करना। प्रजा कहते हैं आम आदमी को या जनता को, है ना। वणिक शब्द का तो अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया है। वणिक मतलब होता है बनिया। वणिक मतलब बनिया यानी व्यापारी जो व्यापार करते हैं। मारना, डंडी मारना मतलब कम तौलना। देखते हैं ना कभी कभी जब हम कोई सामान लेने जाते हैं तो बनिया क्या करता है? डंडी मार देता है, यानी जो सामान तौलने वाला होता है उस पर एक बाट नीचे से चिपका देता है। उसके बाद यहाँ एक शब्द और प्रयोग किया गया है, घुघू। घुघू किसे कहते हैं? घुघू जो है वो स्थानीय पक्षी है। घुघू कहते हैं स्थानीय पक्षी को। द्वार मतलब होता है दरवाज़ा। गाढ़, देखिए गाढ़ शब्द का भी प्रयोग किया गया है। गाढ़ मतलब होता है अत्यधिक। गाढ़ मतलब क्या होता है? अत्यधिक। अलस, आलस्य को कहा गया है। निद्रा, नींद को कहा गया है। चलिए अब हम कविता की इन पंक्तियों का भाव जान लें। तो यहाँ जो है वो कवि कहते हैं, गरीबी ही आम व्यक्ति के लिए पापों की माँ है। यानी गरीबी ही इंसान से क्या करवाती है? गरीबी ही इंसान से कई ऐसे कर्म करवाती है जो नहीं करने चाहिए, यानी पाप कर्म जो नहीं करने चाहिए। और समाज से गरीबी पूर्ण रूप से समाप्त हो जानी चाहिए। और ये कैसे होगा? ये सभी समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास सुंदर घर, कपड़े और स्वस्थ शरीर हो। समाज में पशुता पर मानवता की विजय हो। यहाँ कवि क्यों कहते हैं कि समाज में पशुता पर मानवता की विजय हो? क्योंकि आज का जो मनुष्य है वो पशु से भी बदतर है। वो सिर्फ अपने लिए सोचता है, उसे समाज में रहने वाले किसी लोगों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम समाज में रहते हैं तो हमें अपने साथ साथ उनके लिए भी सोचना चाहिए। साथ ही कभी यह भी कहते हैं बच्चों कि समाज में व्यक्ति के दुख और आपसी लड़ाई झगड़ों के लिए केवल व्यक्ति ही दोषी नहीं होता, बल्कि सामाजिक व्यवस्था भी उतनी ही जिम्मेदार होती है। प्रत्येक व्यक्ति की मेहनत का फल उसे अवश्य प्राप्त होना चाहिए। यानी जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे भोजन, सुंदर मकान, पहनने के लिए कपड़े, सभी चीज़ें मिलनी चाहिए। तभी क्या होगा? प्रत्येक देश के जो नागरिक हैं, जो जनता है, जो लोग हैं, वह सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर पाएंगे। उसके बाद कहते हैं कि व्यापारी यानी वह जो बनिया है वह अपनी दुकान काफ़ी समय बिना ग्राहक के बैठा हुआ सपना बुन रहा है। बस वह देख रहा है, सोच रहा है। सपना तब टूट गया जब गांव की एक गरीब बुढ़िया दुकान पर आधा पाव आटा लेने आई। और आटा लेने आई तो उसने क्या किया? उसमें भी उसने डंडी मार ली, है ना। एक तो वो आधा पाव लेने ही आई थी, उसमें भी उसने उसे कम तोल के दिया। दूर तक फैले पेड़ों की टहनियों पर घुघू नामक पक्षी जोर जोर से चिल्ला उठा और लोगों ने दिन निकलने के साथ ही अपने दरवाज़ों पर पर्दे डाल दिए। साथ ही कवि कहते हैं कि दिन निकल आया, सूर्य काफ़ी ऊपर चढ़ गया, परंतु जो गांव के आलसी लोग हैं वो अभी भी सो रहे हैं। तो यहाँ पे आलसी नींद रूपी अजगर जो है वह धीरे धीरे क्या कर रही है? धीरे धीरे संपूर्ण ग्राम परिवेश को निगल रहा है। अर्थात अभी भी लोगों ने आलस्य के कारण अपने अपने काम शुरू नहीं किए। बच्चों, इस कविता में तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये कविता यहीं समाप्त होता है। कविता आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। यदि कोई सुझाव या प्रश्न हो आपका तो कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे
अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।